Hello everyone, welcome to OVT One Vision Tutorial। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पर आपको पॉलिटी करवाई जा रही है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, और पॉलिटी कवर की जा रही है आपकी एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत दोनों से, ताकि आपको दोनों बुक्स को अलग अलग ना पढ़ना पड़े। एनसीईआरटी इसमें क्लास 6 to 12 तक की कम्प्लीटली जा रही है, और साथ में लक्ष्मीकांत। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले हमारे 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने संविधान और संविधान के निर्माण के बारे में जाना है, और आज हमारा सेकंड चैप्टर शुरू होने वाला है, भारतीय संविधान के स्रोत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर। चैप्टर नंबर 2, आई थिंक ये विजिबल होगा। भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत। यूपीएससी के लिए ये जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चे इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखें तो वहाँ पर इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूपीएससी प्री में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम इसे डिटेल में सॉल्व करेंगे, और जहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, वहाँ हर एक क्वेश्चन को इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? स्रोत। ठीक है, पहले हम इस वर्ड को समझते हैं, स्रोत। स्रोत शब्द का अर्थ क्या है? आप लोग स्रोत शब्द से क्या समझते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइट का मेजर सोर्स क्या है, तो आप लोग क्या कहेंगे? सन। इट मीन्स कि किसी चीज का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, किसी चीज की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, वो उसका स्रोत है। क्लियर है? तो संविधान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, वो उसका क्या हो जाएगा? स्रोत। इज इट? ठीक है, तो ऐसे ही जो संविधान निर्माता थे और जो अन्य व्यक्ति थे, उन सब ने मिलकर 2 तरह के स्रोत संविधान के लिए बताए। एक बताए गए इसके जन्म संबंधी स्रोत, जन्म संबंधी स्रोत, और जो दूसरे हैं वो है विकासवादी स्रोत। विकासवादी स्रोत, विकासवादी स्रोत। क्लियर है? जन्म संबंधी स्रोत मतलब वो स्रोत जो संविधान को बनाते वक्त यूज हुए। ठीक है, और विकासवादी स्रोत का मतलब है जो टाइम के साथ संविधान में चीजें ऐड की गई। हालांकि इसको आप स्रोत में नहीं गिन सकते हो ज्यादा। ठीक है, इसको मतलब ये तो टाइम के साथ ऐड हुई है उसमें चीजें, स्रोतों में तो मेजरली यही आना चाहिए, लेकिन फिर भी इन दोनों को कंसीडर किया जाता है। आज हम जो पढ़ेंगे वो है जन्म संबंधी स्रोत। स्रोत का मतलब कि किसी चीज के ओरिजिन, किसी चीज का जो है वो ओरिजिन कहाँ से हुआ। ठीक है, तो इट मीन्स आज हम वो चीजें पढ़ेंगे जहां से कुछ ना कुछ बातें जो हैं वो संविधान में ली गई। ठीक है, अब इससे पहले आप संविधान के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, संविधान के बारे में आपने जाना कि क्या है। ठीक है, उसको किसने बनाया। अब वहीं से आप लोग सोचिए और 2 मिनट का पॉज लेकर के सोचो कि जन्म संबंधी स्रोत में क्या क्या ऐड हो सकता है। अभी तक जितना आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है वहीं से सोचिए और बताइए कि जन्म संबंधी स्रोत में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए इसे मिटा देते हैं।
क्या क्या पढ़ा आपने? संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं जन्म संबंधी स्रोत, हेडिंग डाल लीजिए ऊपर जन्म संबंधी स्रोत, और फिर स्टार्ट कीजिए कि ए क्या हो सकता है आपका? संविधान सभा, संविधान सभा, ठीक है। और आपने क्या पढ़ा? संविधान सभा पढ़ी जिसने संविधान बनाया, और थिंक एक आपने उद्देश्य प्रस्ताव भी पढ़ा, उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा जिसमें से बहुत सी बातें जो है वो आज के संविधान में निहित हैं, ठीक है, जिसको बेस बना करके प्रस्तावना बनाई गई। इज इट? तो कहीं ना कहीं जो उद्देश्य प्रस्ताव है किसने पेश किया था ये प्रस्ताव, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर में हम लोग कवर कर चुके हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था संविधान सभा में, और कब प्रस्तुत किया गया था, वो डेट, और किस अधिवेशन में, संविधान सभा के कौन से अधिवेशन में इसे प्रस्तुत किया गया था, पेश किया गया था संविधान सभा के सामने, वो भी मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो दूसरा क्या हो गया आपका? उद्देश्य प्रस्ताव। क्लियर है? इसके अलावा एक और आता है, एंड अब जो आप पढ़ेंगे वो आई थिंक इससे बाहर के ही हैं, जो आपने पढ़ लिए हैं उससे बाहर ही हैं कुछ चीज़ें, फर्स्ट चैप्टर से बाहर, ठीक है। अच्छा नहीं, दो चीज़ें और भी हैं इसमें जो आप पढ़ चुके हैं। प्रारूप समिति, ये तो हमारे माइंड से निकल ही गई। प्रारूप समिति जिसने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी, प्रारूप समिति, ठीक है। तो आपके जन्म संबंधी स्रोत में और कौन शामिल हो जाएगा? एक प्रारूप समिति, ठीक है। और साथ में प्रारूप समिति के साथ और जो जो आपकी समितियां कुछ और बनाई गई थी, 5 समितियां हमने और पढ़ी थी। संघीय शक्तियों की समिति, संघीय संविधान संबंधी समिति, प्रांतीय संविधान संबंधी समितियां, अल्पसंख्यकों और मौलिक अधिकारों से संबंधी परामर्शदात्री समिति, और साथ में संघ और प्रांतों के वित्तीय संबंधों से संबंधित समिति। क्लियर है? अब आप लोगों के लिए ये भी होमवर्क है, आप होमवर्क नहीं, इसे टेस्ट के तौर पर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इन पांचों के अध्यक्ष कौन कौन थे, और इन पांचों समितियों के नाम, साथ ही उनके अध्यक्ष के नाम मेंशन कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये भी हमारा फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट हो चुका है, और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेस पर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं यूपीएससी प्री में। क्लियर है? अब उसके बाद विभिन्न समितियां, ठीक है, ये अभी हम वहां से निकाल रहे हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वहां से ये चीजें निकल रही हैं। ठीक है? इज इट कंप्लीट? अब इसके बाहर जो अब आप पढ़ेंगे, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी, वो है आपका, इस चीज को एक बार लिख लीजिए और मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो स्टार्टिंग से ऊपर से शुरू करते हैं, ठीक है। 2 मिनट का पॉज लेकर के इस वीडियो को पॉज करके ये सब पॉइंट्स नोट कर लीजिए। अब हेडिंग डालिए भारत शासन अधिनियम 1935। क्या डालिए? अपना हेडिंग डालिए, 5वां पॉइंट, भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें आज आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे, ये ऊपर नीचे हो गया थोड़ा, इट्स ओके। इसमें आज आप बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है यूपीएससी को लेकर के। ये जो आपका एक्ट है 1935 का, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे डिटेल में जब आप हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो स्रोत के तौर पर हमने यूज किया, ठीक है। आज अगर आप देखेंगे तो आज के संविधान में इमरजेंसी प्रोविजंस किए गए हैं, आपातकालीन उपबंध किए गए हैं, ठीक है। तो वो आपातकालीन जो उपबंध है
वो कहीं ना कहीं से इसी को बेस बना करके लिए गए हैं। ठीक है, जो आप आर्टिकल आज 352 और 356 आर्टिकल पढ़ते हैं, कौन कौन से आर्टिकल बोले मैंने, आर्टिकल 352 और आर्टिकल 356। 352 कौन से आपातकाल की बात करता है, राज्य आपातकाल की। ठीक है, राज्य आपातकाल या राष्ट्र आपातकाल भी इसको बोलते हैं। और 356 राष्ट्रपति शासन की। 3 तरह के आपातकाल हैं। ठीक है, राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, और तीसरा क्या है, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल की बात यहाँ पे नहीं की गई है, ये ध्यान में रखिएगा। हमने यहाँ पर कहीं भी ये इस 1935 को बेस बना करके वित्तीय आपातकाल की बात नहीं की गई है, तो मतलब इसके स्रोत से हमने वित्तीय आपातकाल को नहीं लिया है। इसमें से हमने क्या लिया, 1935 के एक्ट से, अगर आपको पता हो तो आर्टिकल 352 भारत के राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि यदि उसे लगे कि पूरे देश को या देश के किसी एक भाग को युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से जो है वो कोई खतरा है, तो वो आर्टिकल 352 का यूज करके राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और अगर राष्ट्रपति को यह सूचना मिले राज्यपाल से कि किसी राज्य का शासन जो है वो जिस तरीके से संविधान में बताया गया है, जिस तरीके से केंद्र कह रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, वो उन बातों को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अभी हालिया ही राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है, किसी एक स्टेट में। तो ये होमवर्क है आपका कि आपको पता करना है कि वहां पर क्यों राष्ट्रपति शासन लगा था, क्या रीजन थे और कैसे लगाया गया था। क्लियर है। अब इसके बाद यहां पर साथ में कुछ और प्रोविजन भी किए गए हैं। इन आपातकाल के दौरान कुछ शक्तियां हैं जो केंद्र को प्राप्त हो जाती हैं। जैसे केंद्र इन आपातकाल के दौरान पे थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है राज्य से, क्योंकि उसे राज्य के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। सामान्य तौर पर राज्य के विषय अलग हैं और केंद्र के विषय अलग हैं। ये दोनों अपने अपने विषयों पर कानून बनाते हैं, एक दूसरे के विषयों में जो है वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं। क्लियर है। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो जाती है आपातकाल की, या कोई और सिचुएशन पैदा हो जाती है, तो उसमें क्या कर सकता है केंद्र, राज्य की शक्तियों को क्या कर सकता है, वो कम कर सकता है। इस केस में कम कर सकता है और इसमें तो निलंबित ही हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। इसमें पूरा जो शक्तिशाली होता है वो केंद्र होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, केंद्र ज्यादा मजबूत हो रहा है, केंद्र को ज्यादा शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। ठीक है। और साथ में क्या होता है कि राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त हो जाते हैं कि कुछ मौलिक अधिकारों को वो निलंबित भी कर सकता है, और कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो स्वतः ही आपातकाल लगने पर स्वतः ही वो निलंबित हो जाते हैं। जब हम इमरजेंसी चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इन दोनों टॉपिक की जो डिटेल डिस्कशन है वो वहां पे करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए। ठीक है। मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है। क्लियर है। तो जो ये शक्तियां हैं राष्ट्रपति को दी गई, ये ली गई हैं इस अधिनियम को बेस मान के, क्योंकि इस अधिनियम में बोला ये पावर्स दी गई थी उस टाइम जो भारत में गवर्नर जनरल थे उनके पास, और बाद में जो भारत के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने यहाँ से उन पॉइंट्स को उठा करके जो आज का भारतीय संविधान है उसमें डाला, और वो पावर दे दी आज जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको। ठीक है। जो भारत के राष्ट्रपति होंगे उनको। क्लियर है। तो एक तो हमें क्या मिला कि अगर आपातकाल जो लगाने के जो प्रोविजन है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमें कहाँ से मिले हैं, 1935। यहाँ पे और भी बहुत डिटेल डिस्कशन होगी, क्योंकि इसमें थोड़ा और जो कंफ्यूजन वाला एक पार्ट है वो हम एंड में इसको कवर करेंगे। अभी आप इतना समझिए। ठीक है। दूसरा इसमें कौन से प्रोविजन लिए गए, दूसरा इसने प्रोविजन किया राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था का। राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था। क्या बोला,
द्विसदनीय व्यवस्था, इसे ध्यान से पढ़िए। द्विसदन मतलब 2 सदन हो, ठीक है, इसका यही मतलब है कि 2 सदन हो। अब आज आप सोचिए कि राज्य में 2 सदन कहाँ पढ़े आपने, चलिए ये छोड़िए। केंद्र में आपने 2 सदन देखे होंगे, कौन कौन से हैं? एक है आपकी राज्यसभा और दूसरा है आपकी लोकसभा। ये दोनों, जब भी आपको सदन आए तो आप इस तरीके से सोचिए कि कोई 2 घर, ठीक है, जैसे केंद्र के स्तर पर 2 घर, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, वैसे ही राज्य के स्तर पर भी 2 घर हैं। क्या? एक है आपकी राज्य विधानसभा और दूसरी विधान परिषद। विधान परिषद। तो राज्यों में जो द्विसदनीय जो शासन व्यवस्था है, द्विसदनीय जो व्यवस्था है, वो भी कहां से ली गई? 1935 के भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है, क्लियर? ये क्लियर हो गया। और यहाँ पे बहुत से लोग शायद ये भी सोच रहे होंगे कि हमने तो ये कुछ स्टेट्स में नहीं, मेजरली स्टेट्स में ये नहीं है विधान परिषद, ठीक है, तो ये जो है वो स्टेट की अपनी मर्जी है, ठीक है, राज्यों की अपनी इच्छा होती है। अगर उनके पास उतना पैसा है, उतना उनके पास जो है वो वित्त है कि वो अपने राज्य में एक विधान परिषद रख सकते हैं, तो वो केंद्र को एक बार जो है वो कहकर उसके बाद कुछ प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करके अपने राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकते हैं। क्लियर है? मोस्टली अभी जो मोस्टली स्टेट्स हैं उनमें सिर्फ आपको राज्य विधानसभा देखने को मिलेगी, जो उस राज्य के लिए कानून बनाती है, उस राज्य के लिए काम करती है। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। 2 चीजें देख ली कि आपातकाल को लागू करने की जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो हमने 1935 से ली हैं, और दूसरा कि राज्यों में द्विसदनीय शासन व्यवस्था जो है वो ये भी कहाँ से ली गई थी? 1935 के एक्ट से। क्लियर है? अब उसके बाद केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है, तीसरा पॉइंट इसी के अंदर देख रहे हैं हम। ये दोनों पॉइंट इसी के अंदर है, तीसरा भी इसी के अंदर है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। क्या बोला? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, यही बात है। मतलब कहीं ना कहीं शक्तियों को विभाजित किया गया होगा। शक्तियां मतलब कि कुछ विषय होंगे जिन पर यही कानून बना सकता है, कुछ विषय होंगे यही जिन पर ये कानून बना सकता है। तो ये वो एक्ट है जिससे आज जो भारतीय संविधान है उसकी 7वीं अनुसूची की जो 3 आज जो भारतीय संविधान है उसकी जो 7वीं अनुसूची है आपकी, ठीक है, 7वीं जो अनुसूची है उसमें 3 सूचियां हैं। कितनी? 3 सूचियां हैं उसमें। क्या नाम है उनके? एक का नाम है संघ सूची, संघ सूची। दूसरी का नाम है राज्य सूची और तीसरी का नाम है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची में कुछ विषय दिए गए हैं जिन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केवल केंद्र को है, ठीक है। राज्य सूची में कुछ विषय दिए गए हैं, और यहाँ पे एक लाइन बड़ी स्पेशली मेंशन की जाती है कि कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर राज्य सूची के विषय पर केवल राज्य ही कानून बना सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियां मतलब जैसे आपातकाल की स्थिति ना आ जाए, ठीक है, फिर तो केंद्र के पास आ जाएंगे ये विषय भी, ठीक है। और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। क्लियर है? केंद्र और राज्य दोनों को ये पावर होती है कि वो समवर्ती सूची पर कानून बना सकते हैं। इसके अलावा एक और सूची है और उसका नाम है अवशिष्ट, सूची नहीं है, ये शक्तियां हैं, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट, ये बात याद रखना कि जो 7वीं अनुसूची है उसके अंदर जो 3 अनुसूचियां आती हैं उसमें अवशिष्ट
शक्तियां नहीं हैं, ये अलग हैं। अवशिष्ट का मतलब है कि जो संविधान में नहीं लिखे गए हैं जो विषय, और ये पावर्स किसको दे दी गई हैं, केंद्र के पास दी गई हैं कि अगर ऐसा कोई विषय आ जाता है जो संविधान में वर्णित नहीं है कि आप इस पर कानून बनाएंगे या इस पर राज्य बनाएगा या इस पर केंद्र बनाएगा, तो ऐसे विषय पर कौन कानून बनाएगा, केंद्र कानून बनाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो ये सारे जो प्रोविजंस हैं, ये जो सारे जो प्रोविजंस भारतीय संविधान में ऐड किए गए, ये कहाँ से ऐड किए गए, भारत शासन अधिनियम 1935 से। क्लियर हो गया? ये इसीलिए हम इसे भी क्या मानते हैं, भारतीय संविधान के स्रोतों में से एक महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 को माना जाता है। क्लियर है? एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हमने बोले जो भारत शासन अधिनियम के अकॉर्डिंग जो है वो हमने आज के संविधान में डाले हैं। जो आपातकाल को लागू करने की जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, वो ठीक है। दूसरा और क्या देखा हमने, राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था। क्लियर है? तीसरा, थर्ड पॉइंट, केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है वो भी कहाँ से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। और उसमें से जो 3 अनुसूचियां हैं उसमें से संवर्ती, ये भी याद रखना, ये संवर्ती सूची जो है वो ये कंसेप्ट आया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है ये कंसेप्ट? ऑस्ट्रेलिया से। अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ मैं बता दे रही हूँ, अभी इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से देश से हमने क्या लिया है। ठीक है। चले आगे। चलिए अब हम दूसरा देखेंगे। ये 5वां आपका पॉइंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें से हमने क्या कह लिया। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेहरू रिपोर्ट, जो आपके भारतीय संविधान के स्रोतों में से एक मानी जाती है। क्या है? नेहरू रिपोर्ट। अब इस पर भी थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा हमें, तभी आपको ये समझ आएगी। ठीक है, जब नेहरू रिपोर्ट जो है वो मोतीलाल नेहरू जी द्वारा पेश की गई थी। ठीक है, जो ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटेन के उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे, प्रधानमंत्री थे, उन सब ने जो है वो भारतीय जो उस टाइम राजनीतिक दल थे, जब वो मांग कर रहे थे एक संविधान की, ठीक है, अलग संविधान की, तो उन्होंने जो है वो ये काम दिया था, उस टाइम के सबसे बड़े जो राजनीतिक दल था कांग्रेस, उसको ये काम दिया था कि आप एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार करके लेकर के आओ संविधान का कि जिसमें आप बताओ कि आपका संविधान कैसा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उन्होंने कंडीशन रखी थी। कंडीशन ये थी कि जितने भी वर्ग भारत में मौजूद हैं उन सभी वर्गों द्वारा जो है वो जो रिपोर्ट बन करके आएगी, ठीक है, जो आप जिसमें आप बताएंगे कि भारत का संविधान कैसा हो, ठीक है, वो सभी वर्गों द्वारा मान्य हो, मतलब सभी वर्ग जो है वो उसको एक्सेप्ट करें। अगर किसी एक ने भी एक्सेप्ट नहीं किया तो वो मान्य नहीं होगी। और बाद में मुस्लिम लीग ने उससे एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है, इसलिए वो रद्द हो गया था। ठीक है, तो उन्होंने जो नेहरू जी थे, सॉरी मोतीलाल नेहरू जी थे, उनकी अध्यक्षता में 7 सदस्यों की एक समिति बनाई गई, जिन्होंने मिलकर जो है वो एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। ठीक है, ड्राफ्ट तैयार किया। एंड आप लोग सोच के हैरान हो जाएंगे, मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो उस समय की आज के संविधान में देखने को मिलती हैं। उस समय की जो रिपोर्ट थी, ठीक है, अगर हम मान के चले, मैं नॉर्मली लिख रही हूँ यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, इस रिपोर्ट में आप लोग सोचिएगा कि क्या क्या बातें, देखिए उस समय लिखी हुई थी जब अभी आज़ाद भी नहीं हुए थे, उस दौर में थे कि हमें आज़ादी मिल जाए। ठीक है, एक बात इन्होंने बोली कि भारत में फेडरल सिस्टम हो, ठीक है, संघीय शासन हो, संघीय शासन हो, और जिसमें शक्तिशाली केंद्र हो, जिसमें केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाए,
इनके पॉइंट्स आप देख के हैरान हो जाएंगे, ध्यान से देखिए, क्योंकि आज के संविधान में मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स यही मिलेंगे आपको। संघीय शासन का मतलब, फेडरल सिस्टम का मतलब क्या है? दो स्तरों पर सरकार का होना। आज क्या देखते हैं आप, केंद्र के स्तर पर अलग सरकार होती है और राज्य के स्तर पर भी अलग सरकार होती है, जिसे हम राज्य सरकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, हर एक राज्य में है ये। ठीक है, तो वैसे ही शासन की इन्होंने बात कही, और साथ में और क्या बोला कि उसमें से भी केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी जानी चाहिए, केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। और आज आप देखते हैं कि यही हमने अपने संविधान में इसी चीज को देखा है, यही होता है। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला, जैसा आपने देखा था, आपको याद हो कि संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ था, सांप्रदायिक, उसकी रचना किस प्रकार की थी? सांप्रदायिक। ठीक है, सांप्रदायिक मतलब कि एक विशेष धर्म के सदस्य जो है वो अपने धर्म के किसी एक व्यक्ति को, प्रतिनिधि का चयन कर रहे थे, उनको चुन रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली है उसके आधार पर संयुक्त चुनाव प्रणाली लाई जाए। क्या बोला? जो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली थी, ये नहीं चाहिए, इन्होंने बोला सांप्रदायिक, इसकी जगह पर संयुक्त चुनाव प्रणाली लाई जाए, संयुक्त चुनाव प्रणाली लाई जाए, ये बात उन्होंने कही। क्लियर है? तो संयुक्त मतलब जहां पर सभी व्यक्ति मिलकर अपना एक प्रतिनिधि चुने। ऐसा नहीं है कि कोई एक धर्म विशेष का व्यक्ति किसी धर्म विशेष से अपना प्रतिनिधि चुन रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? तीसरी बात कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया जाए। क्या बोला इन्होंने? भारत को कैसा राज्य बनाया जाए? धर्मनिरपेक्ष, मतलब जहां कोई विशेष धर्म पर आधारित ना हो, सभी धर्मों के लोग मिलकर रह सके, ऐसा राज्य बनाया जाए। आप लोग सोच के देखिए कि क्या सोच रही होगी उन संविधान निर्माताओं की। ठीक है, संविधान निर्माता भी और जो भी उस समय के जो राजनीतिक संगठन थे उनके सदस्यों की, जैसे कि मोतीलाल नेहरू थे, कि कितनी अच्छी बातें उन्होंने अपने देश के लिए सोच कर रखी हुई थी, जो कि हम नहीं कर सकते हैं आज भी। हम स्वतंत्र हो गए, आज हम फिर भी नहीं सोचते अपने देश के लिए। अपने देश के लिए हम स्टेप अपने घर से बाहर जाकर के कोई स्टेप नहीं ले पाते, इवन मैं भी नहीं ले पाती, आप लोगों को तो क्या बोलूं। ठीक है, फिर भी इन्होंने उस टाइम पे कितनी अच्छे पॉइंट्स जो है वो ऐड किए थे। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन्होंने इस रिपोर्ट में 19 मौलिक अधिकारों की बात की थी जो भारतीय नागरिकों को दिए जाने थे। 19 मौलिक अधिकार। एंड आप लोग देख के, अब पढ़ के इस चीज को हैरान हो जाएंगे कि आज जो आपका वोटिंग राइट है, जो आई थिंक 248 आर्टिकल 248 के अकॉर्डिंग आपको दिया जाता है। आर्टिकल, हाँ बिल्कुल, शायद आर्टिकल नहीं सॉरी, वो तो आपके अलग है। ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा, 248 के अकॉर्डिंग नहीं है। जो आज आपका वोटिंग राइट है, ठीक है, वो आपको मौलिक अधिकार तो नहीं है, फंडामेंटल राइट तो नहीं है कि अगर उसका हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट थोड़ी जा सकते हो। इज इट? इन्होंने इस रिपोर्ट में, नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट में ये मेंशन किया था कि 19 मौलिक अधिकार नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को दिए जाए, और उनमें से एक था वयस्क मताधिकार का अधिकार, और उसकी एज थी 21। एक और होमवर्क ऐड कीजिए कि वयस्क मताधिकार की एज जो है वो 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष जो है वो किस संवैधानिक संशोधन से की गई। ठीक है, किस संविधान संशोधन ने इस एज को घटाकर जो है वो 18 वर्ष कर दिया गया था, कर दिया था। ठीक है, तो 21 वर्ष के सभी व्यक्तियों को वयस्क मताधिकार, मतलब वोटिंग राइट हो, और ये उनका फंडामेंटल राइट हो, इनका मौलिक अधिकार हो। ये बात उन्होंने कही। पॉइंट्स देखो कितने सही पॉइंट्स उन्होंने चुनकर रखे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने एक और बात कही कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए। ठीक है, इसमें भी एक और होमवर्क ऐड कीजिए कि भारत में संघीय न्यायालय की, दिल्ली में जो संघीय न्यायालय है वो किस अधिनियम के तहत जो है वो उसकी स्थापना की गई थी सबसे पहले। क्लियर है?
भारत में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया जाए। और उन्होंने कहा था कि इस सर्वोच्च न्यायालय के पास आप राइट दीजिए कि जो केंद्र और राज्यों के जो बीच के जो विवाद होंगे उसको सुलझा सके, ठीक है, तो वो शक्ति उसको दी जाए। क्लियर है, ये पॉइंट भी उसमें रखा गया था। तो ये सब पॉइंट्स आज भी आपको आज के संविधान में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स थे नेहरू रिपोर्ट के, लेकिन अभी हम सिर्फ स्रोत को लेकर के बात कर रहे हैं, इसलिए हम वही चीज़ें देख रहे हैं जो आज के संविधान में हैं। ठीक है, जैसे 1935 के एक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हें आप हिस्ट्री में कवर कर सकते हैं, हिस्ट्री में जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब वो डिटेल में कवर होंगी। अभी सिर्फ जो हम स्रोत हैं उतने तक ही पढ़ेंगे। क्लियर है, समझ आ गया ये। अब उसके आगे देखते हैं, लास्ट आपका पॉइंट है अन्य देशों की संवैधानिक प्रणालियां। नेक्स्ट पॉइंट डालिए, अन्य देशों की संवैधानिक प्रणालियां। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डालिए, अन्य देशों की, कौन सा पॉइंट है ये, 7। अन्य देशों की, क्या आवाज कर रहा है, अन्य देशों की संवैधानिक प्रणालियां। ठीक है, बहुत से ऐसे प्रोविज़न थे जो हमने अलग अलग देशों से लिए हैं। ठीक है, तो अन्य देशों की जो संवैधानिक प्रणालियां हैं वो भी भारतीय संविधान के एक प्रमुख स्रोत के रूप में जानी जाती हैं। जैसे कि कुछ बहुत डिफरेंट अलग अलग चीज़ें हैं जो हमने अलग अलग संविधान अलग अलग देशों के संविधान से ली है। ठीक है, जैसे कि एक तो आपने अभी अभी देखी, कौन सी, हमने सॉरी एक आपने देखा ना कि नेहरू रिपोर्ट में एक बात कही गई थी कि संघीय व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें केंद्र शक्तिशाली हो, और आज भी वो चीज़ है। ठीक है, तो वो जो ऐड की गई है वो की गई थी कनाडा के संविधान से, कनाडा के संविधान से। ठीक है, संघात्मक संगठन। ठीक है, तो आपको देखिए ये जो 4 पॉइंट्स होंगे इन पर क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से नोट कीजिएगा, संघात्मक संगठन। ठीक है, ये लिया गया आपका कि जिसमें, और जिसमें भी केंद्र शक्तिशाली हो, ये लिया गया था आपका कहां से, कनाडा के संविधान से। क्लियर है, दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो डीपीएसपी है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व, ये लिए गए हैं आपके आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। क्लियर है, और अमेरिका से भी बहुत कुछ लिया गया है। क्या क्या, एक मौलिक अधिकार आपके, और दूसरा मौलिक अधिकार, चलिए जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, और इसके आगे भी आएंगे जब हम हर एक देश के अलग अलग देखेंगे कि हमने हर एक देश से अलग अलग क्या क्या लिया है। ठीक है, तो वो भी हम जब पूरी लिस्ट उनकी बनाएंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ छोटा मोटा लिखिए। अमेरिका से हमने क्या लिया है, मौलिक अधिकार, जो आज हमारे मौलिक अधिकार का कंसेप्ट है वो कहाँ से है, अमेरिका से, और साथ में सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है शायद, की कार्य प्रणाली। ठीक है, प्लस सुप्रीम कोर्ट ही लिख रही हूँ मैं सीधा, सर्वोच्च न्यायालय की कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली। क्लियर है, इसके अलावा अब जो मेन संविधान में संशोधन करने की विधि और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है, ठीक है, कौन से, जो आपकी राज्यसभा है उसके जो मेंबर्स हैं उनका निर्वाचन, उनके सदस्यों का जो निर्वाचन है वो कहाँ से लिया, उनका निर्वाचन, और प्लस जो संवैधानिक संशोधन की जो विधि है, संविधान में आप संशोधन करके जो पुराने कानून है उनको बदल सकते हैं। हालांकि उनकी प्रक्रिया को थोड़ा जटिल बनाया गया है, जटिल भी नहीं है, मतलब थोड़ी डिफिकल्ट इसलिए की गई है ताकि हर कोई, मतलब संविधान कागज का पत्थर ना बन जाए, डस्टबिन ही ना बन जाए। ठीक है, इसलिए संवैधानिक उसका कोई ना कोई अपना एक महत्व है, इसलिए जो है
उस इस प्रक्रिया को जटिल किया गया है। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया ये ली गई है आपकी दक्षिण अफ्रीका से। ये कहाँ से ली गई है आपकी? दक्षिण अफ्रीका से। क्लियर है? और अब जो मेजरली आपको ध्यान में देना है, ये याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी में। और ये प्रश्न इस तरह से था कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार कहाँ से लिया गया? ऑप्शन थी आपकी ब्रिटेन, ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या था? आयरलैंड। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? अब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, ये लिखिए और इस पर जो कंफ्यूजन है उसको खत्म करते हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, ये ली गई हैं जर्मनी के वाइमर संविधान से। जर्मनी के वाइमर संविधान से। हो सकता है कि बहुत से लोगों को अब ये डाउट हो कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जो हैं वो हमने कहाँ से ली हैं? 1935 के अधिनियम से ली हैं, और अब हम लिख रहे हैं जर्मनी के वाइमर संविधान से। तो इस कंफ्यूजन को थोड़ा क्लियर करते हैं। आप इन सबको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके एक बार इन सब पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, ठीक है? और मैं इनको इरेज कर देती हूँ, ठीक है? और इस कंफ्यूजन को अब क्लियर करते हैं। देखिए, हमने कहा कि जो पावर्स हैं आपकी आपातकालीन शक्तियों की, जो पावर्स हैं वो 1935 के एक्ट से ली गई, मतलब राष्ट्रपति कैसे लगा सकता है वो हमने वहाँ पे देखा, ठीक है? बट एक और चीज़ हमने उसमें पढ़ी कि वहाँ पर क्या होता है। एक तो हमने पढ़ी कि केंद्र क्या हो जाएगा? शक्तिशाली। एक क्या पढ़ा हमने कि केंद्र क्या हो जाएगा? शक्तिशाली। दूसरा हमने क्या पढ़ा? मौलिक अधिकारों का निलंबन। मौलिक अधिकारों का निलंबन, ठीक है? ये दोनों अलग अलग लिए गए। जब भी आपसे यूपीएससी प्री में पूछा जाए कि भारत के संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये जो विचार है कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया है आपका जर्मनी के वाइमर संविधान से, ठीक है? और अगर पूछा जाए कि जो प्रशासनिक प्रबंध जो है, ठीक है, जो प्रशासनिक प्रबंध हैं आपातकाल के, वो कहाँ से लिए गए, तो वो लिए गए आपके 1935 के भारत शासन अधिनियम से। क्लियर हो गया? ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन भी बता देती हूँ आपको ताकि उसमें भी कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है? ये क्लियर हो गया इतना? आगे चले। अब प्रश्न देख लेते हैं। एक आपका वो आयरलैंड वाला, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, वो इंपॉर्टेंट था, वो आपको क्लियर हो गया कि वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से, ठीक है? अब क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें से एक कथन है कि भारत के संविधान में संवृत्ति, भारत के संविधान में संवृत्ति
है ये, चलिए मेरे लिए समवर्ती सूची को स्वीकार करने का विचार, समवर्ती सूची को स्वीकार करने का विचार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ठीक है, तो मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, इतना ही लिख रही हूँ। ठीक है, दूसरा था भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, आपातकालीन उपबंध मतलब इमरजेंसी के दौरान जो प्रोविज़न किए जाते हैं वही। अब उसमें कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी मेंशन नहीं है कि सभी आपातकालीन उपबंध। अगर यहाँ पर ये बोलते कि सभी आपातकालीन जो उपबंध है वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए थे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाती। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मेंशन किया है कि आपातकालीन उपबंध। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि मौलिक अधिकार भी हैं, और वो ऑब्वियसली जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए हैं। ठीक है, जब इसमें सभी या संपूर्ण शब्द ऐड हो जाता तब ये ऑप्शन आपकी गलत हो जाती। अगर इस ऑप्शन में भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं तो भी ऑप्शन सही होती। उसके पीछे का रीजन क्यों? क्योंकि वहां पर अगर केवल लिखा होता कि केवल उसी से लिए गए हैं सब आपातकालीन उपबंध तो गलत हो जाता, संपूर्ण लिखा होता तो भी गलत हो जाता। लेकिन नॉर्मली अगर आपातकालीन उपबंध लिखा है तो आपातकालीन उपबंध में केंद्र शक्तिशाली होता है। ठीक है, राष्ट्रपति को पावर मिल जाती है कि वो राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है, तो ये सब पावर्स तो 1935 से ही आई हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो आपातकालीन उपबंध है आपके, ये जो है अगर इस तरीके से आपकी लाइन आती है तो वो क्या मानी जाएगी, यूपीएससी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सही मानी जाएगी। क्लियर है? और अगर यहाँ पर केवल, संपूर्ण, ठीक है, सभी अगर ऐसे जैसे वर्ड जुड़ जाते हैं फिर ये गलत हो जाएगी। वो उसका हमने बेस देख लिया कि क्यों गलत हो जाती है। क्लियर है? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। भारतीय संविधान के स्रोत में हमने जन्म संबंधी स्रोत पढ़ लिए हैं। कल हम विकासवादी स्रोत देखेंगे, और अगर टाइम और बचा तो नेक्स्ट टॉपिक भी इसी में से शुरू कर देंगे। ठीक है, एक बार डिटेल रिवीजन कर लेते हैं इसका। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने भारतीय संविधान के स्रोत में? हमने दो तरह से, पहले हमने स्रोत शब्द को जाना कि स्रोत शब्द का क्या अर्थ है कि ओरिजिन किसी चीज़ का कहाँ से हो रहा है, वो स्रोत कंसीडर करते हैं हम। तो कैसे मतलब संविधान है उसका ओरिजिन का मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें हमने कहाँ कहाँ से उसमें ऐड करी। ठीक है, तो उसमें हमने क्या क्या देखा, संविधान सभा देखी, प्रारूप समिति देखी, उद्देश्य प्रस्ताव देखा। ठीक है, फिर और उसके अलावा क्या क्या है, और क्या देखा, तीन तो मेन चीज़ें और देखी कि अन्य देशों से जो हमने लिया 1935 का अधिनियम और नेहरू रिपोर्ट। इसके अलावा एक और था शायद विभिन्न समितियों की रिपोर्टें। ठीक है, उसमें से 1935 के एक्ट में हमने क्या क्या देखा, राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था वो वहां से ली गई है। 352 आर्टिकल और 356 आर्टिकल राष्ट्रपति शासन की जो व्यवस्था है और राज्यपाल की, ये दोनों कहाँ से ली गई, 1935 से। ठीक है, इसके अलावा और उसमें हमने क्या देखा, 1935 के ही एक्ट में और क्या क्या देखा, एक मिनट,
केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है, 3 तरह की सूचियां देखिए जो 7वीं अनुसूची में, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और उसमें से जो समवर्ती सूची थी उसका कंसेप्ट कहाँ से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्लियर है। इसके बाद हमने और क्या देखा, नेहरू रिपोर्ट देखी। नेहरू रिपोर्ट में हमने क्या क्या देखा कि उसकी रिपोर्ट में क्या क्या प्रोविजन किए थे जो आज भी हैं। फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था जिसमें केंद्र शक्तिशाली हो। क्लियर है। दूसरा, धर्मनिरपेक्ष राज्य, 19 मौलिक अधिकार, 19 फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी, जिसमें व्यस्क मताधिकार को भी एक मौलिक अधिकार के रूप में बताया गया था। क्लियर है। इसके अलावा जो है वो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली के बजाय जो है वो संयुक्त चुनाव प्रणाली की बात उन्होंने की थी, और भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की बात करी थी। और साथ में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की थी, जो केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होते हैं उनको सुलझा सके, ऐसी शक्तियों से प्राप्त हो। क्लियर है। इसके अलावा हमने विभिन्न देशों से कुछ प्रोविजंस लिए हैं, वो देखे। जैसे हमने डीपीएसपी को, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की कुछ शक्तियों को लिया है। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है, जरा इसको सोच समझ के बताना, ठीक है। और साथ में आपका लास्ट कौन सा देखा था अभी, ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के वाइमर संविधान से। तो वो हमने कंफ्यूजन क्लियर कर लिया कि वाइमर संविधान से क्या लिया गया है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कैसे होगा। और उसका भी हमने जो भी हमें लगा कि जो भी मुझे लगा कि जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं वो हमने उस पर हमने डिस्कशन कर लिया। क्लियर है। इसके अलावा और क्या पढ़ा इसमें ही, कुछ और रह गया, संघात्मक संगठन नियम मेरे ख्याल से हो गया है ना, कनाडा से लिया है। ठीक है। तो ये थे आज के आपका टॉपिक, जिसका हमने रिवीजन भी कंप्लीट कर लिया। 2 तरह के पीवाईक्यूज, 2 नहीं 3 तरह के पीवाईक्यूज। एक समवर्ती सूची जो है वो कहाँ से किस देश से ली गई है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। 3, ठीक है। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से, और साथ में ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने साथ में सॉल्व कर लिए, और साथ ही साथ हमने रिवीजन भी कर लिया और जन्म संबंधी स्रोत भी पढ़ लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कुछ समझ आया हो और आपको लगे कि हम इसे और आगे लेकर के जाएं, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन है वहाँ पर बताइए कि इस चीज़ को सुधारें, तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। हाँ, एक थोड़ा सा ये वर्डिंग ऊपर नीचे चली जाती है, क्योंकि एक साथ में खड़े होकर पता नहीं चलता कि लाइन सीधी जा रही है कि नहीं। तो अगर उसमें भी कोई दिक्कत हो तो उसे भी सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो यहीं पर हम अपना सेशन अब आज का एंड करते हैं, और कल आपसे यहीं मिलेंगे दोबारा।